अच्छा, इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में आओ। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में सीधा आएंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहले ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम को फिर से लिस्ट किया है, और उसके बाद देखो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम के जस्ट बाद वाला जो लाइन है उसको अंडरलाइन करो, कभी कभी नेम द फॉलोइंग में आता है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बेयर्स प्रोसेस वाला पेज, ये कौन सा पेज खोला जी? सीधा ये वाला पेज पे आ जाओ, वो एक ही बात है। यहाँ पे देखो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम के बाद एक लाइन लिखा हुआ है। ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, अबाउट 7.4% बाय मास, फॉलोड बाय आयरन। तो उसके बाद सेकंड जो है वो है आयरन। ठीक है, एल्यूमिनियम डज नॉट ऑकर इन द फ्री स्टेट, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो हम लोग को मालूम है। फ्री स्टेट में तो मिलने से रहा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में आ जाओ सीधा, बेयर्स प्रोसेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय बेयर्स प्रोसेस। देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि वो जो इंप्योरिटीज है वो हम लोग को हटाना है। ठीक है, इंप्योरिटीज हम लोग को हटाना है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन का एक और मतलब यहाँ पे ये है कि Al2O3.2H2O, ये जो एक्स्ट्रा दो मॉलिक्यूल है ना, एक्स्ट्रा दो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको भी हम लोग हटाएंगे, इसको भी हम लोग हटाएंगे। ठीक है, Al2O3.2H2O, क्योंकि फिर क्या होता है Al2O3.2H2O के साथ डायरेक्टली कोई रिएक्शन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते जिससे हम लोग एल्यूमिनियम को निकाल पाए। एक्चुअली क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से वैसे भी तुम कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कर नहीं सकता एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को सेपरेट करने का, क्योंकि वो सेपरेट होगा नहीं, क्योंकि वो लोग आपस में बहुत ज्यादा एफिनिटी है, अट्रैक्शन है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सेपरेट करने का फिर एक ही तरीका है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट करके उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो एक कैथोड पे हम लोग को एल्यूमिनियम मिल जाएगा, एनोड पे हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या है कि ये बॉक्साइड का डायरेक्टली करने से नहीं होता है। इसमें Al2O3.2H2O, वो .2H2O जो है उसको हटा करके प्योर एल्यूमिना हम लोग बनाते हैं, मतलब प्योर Al2O3 बनाते हैं, और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तभी होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को वो .2H2O जो है, वो एक्स्ट्रा 2H2O जो अटैच्ड है वो हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, वो हटाने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बेयर्स प्रोसेस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय बेयर्स प्रोसेस, यहाँ पे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे इसको कॉस्टिक सोडा, मतलब कि NaOH के साथ, NaOH सोल्यूशन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH 150 to 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि देखो Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है टू गिव बेस एंड वाटर, और जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है टू गिव एसिड के साथ भी जो रिएक्ट कर सकते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, और बेस के साथ भी जो रिएक्ट कर सकते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। इस तरह का जो मेटल ऑक्साइड होता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो Al2O3 का वही है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये किसी बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करता है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, और वो सॉल्ट है यहाँ पे NaAlO2, जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है? सोडियम एल्यूमिनेट, और फिर 3 वाटर मॉलिक्यूल साथ में। इसमें फिर लिखा है फंक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज कॉस्टिक एल्कली। कॉस्टिक का मतलब हम लोग को बोले थे, कॉस्टिक का मतलब होता है कोरोसिव, और NaOH का जो नाम है कमर्शियल नेम वो है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, यहाँ पे सोडा रिलेट्स टू सोडियम, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसलिए इसका नाम है कॉस्टिक सोडा। बॉक्साइट इज रिएक्टेड विद concentrated solution of NaOH under pressure for 2 hours as a first step in obtaining pure Al2O3. The impurities present in bauxite, जो impurities इसमें होगा वो अब चला जाएगा। क्या क्या impurities होगा? Fe2O3 मतलब आयरन 3 ऑक्साइड होता है, और सिलिका हम लोग पहले डिस्कस किए थे SiO2, वो जो है ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये दोनों ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। जबकि जो सारा का सारा Al2O3 है, जो मेन मटेरियल है हम लोग का, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके कुछ और बन जाएगा, NaAlO2 बन जाएगा। ठीक है, तो Fe2O3 एंड SiO2 रिमेन अनअफेक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सिंस दे आर, क्या लिखा हुआ है? सिंस दे आर नॉट एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये एम्फोटेरिक नहीं है बोल करके ये रिएक्ट नहीं करेगा NaOH के साथ। जैसा कि हम बोले थे कि जो मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक है सिर्फ वो ही NaOH के साथ, मतलब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। नहीं तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होता है और सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक, यानी डुअल बिहेवियर दिखाता है। Fe2O3 और SiO2 ये भी मेटल ऑक्साइड्स है, लेकिन ये बेसिक ऑक्साइड्स होता है, ये एम्फोटेरिक नहीं होता है, इसीलिए ये किसी बेस मतलब NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि Al2O3 कर जाएगा। समझ में आया? तो इम्प्योरिटीज जो है वो अनअफेक्टेड है। उसके बाद जो पॉइंट लिखा हुआ है बॉक्साइट बीइंग एम्फोटेरिक, वही कि बॉक्साइट जो है मतलब Al2O3 वो एम्फोटेरिक है बोल करके वो रिएक्ट किया है विद द बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, हेंस इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड आउट। हो रहा है ना रिकॉर्ड? तो इम्प्योरिटीज जो है वो अलग रह जाएगा, जबकि सारा जो हम लोग का Al2O3 वो NaAlO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग फिर उसको अलग कर लेंगे। Therefore caustic alkali is added to bauxite ore during purification of bauxite.
ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग उसमें कास्टिक एल्कली यानी कि NaOH डालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है NaAlO2, इसको वापस हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 में वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब AlOH होल थ्राइस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो AlOH होल थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, NaAlO2 जो है यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें और पानी डालेंगे और इसको 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। ये सोडियम एल्यूमिनेट फर्स्ट स्टेप में बना था ये, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम लोग लेके हीट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि वो जो पहले जो Fe2O3 और SiO2 वो इम्प्योरिटीज था उस सोल्यूशन में और NaAlO2 बन गया था, इन लोगों को अलग कैसे करेंगे, सिंपल हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे, क्योंकि NaAlO2 जो है वो डिजॉल्व कर जाता है पानी में, तो वो प्रोडक्ट जो बना था वो पानी में डिजॉल्व रहेगा, जबकि Fe2O3 और SiO2 ये रिएक्ट ही नहीं किया था। ये जो बॉक्साइट का इम्प्योरिटीज है ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं किया था, तो ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी के हिसाब से रह जाएगा। तो इसको बस हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे, तो Fe2O3 और SiO2 जो है वो हट जाएगा, छान लेंगे इसको, और NaAlO2 का सोल्यूशन रह जाएगा। फिर वो NaAlO2 का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो NaAlO2 पानी के साथ कंबाइन करेगा और हम लोग को दोनों का हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस दे देगा। AlOH होल थ्राइस के पास में देखो एक डाउन एरो है, मतलब कि वो प्रेसिपिटेट है, मतलब वो डिजॉल्व नहीं करेगा, वो वैसे का वैसे जो है नीचे चला जाएगा बेस में और वो सोल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, NaAlO2 इज डाइल्यूटेड विद वाटर, मतलब और पानी इसमें डाला जाता है, एंड AlOH होल थ्राइस का कुछ पहले से बना हुआ क्रिस्टल्स को इसमें ऐड किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो AlOH होल थ्राइस इसमें बनेगा वो पार्टिकल्स के हिसाब से दिखेगा, तो वो सबको एक साथ करने के लिए पहले से बना हुआ AlOH होल थ्राइस का क्रिस्टल को यहाँ पे डाला जाता है, जिससे कि जो भी AlOH होल थ्राइस नया बनेगा सोल्यूशन में वो सब पुराने क्रिस्टल से अट्रैक्ट होकर उसी में जमा हो जाएगा, तो हमको और बड़ा AlOH होल थ्राइस का क्रिस्टल मिल जाएगा। ये प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग, सीडिंग, ठीक है। तो वो AlOH होल थ्राइस जो पहले से बना हुआ जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं वो है सीड, और जो नया AlOH होल थ्राइस का पार्टिकल सोल्यूशन में बनेगा इनसोल्यूबल, वो सब इसी में अट्रैक्ट होकर के वो सीड में आके जमा हो जाएगा, ठीक है। टू फर्दर प्रेसिपिटेट आउट AlOH होल थ्राइस, तो NaAlO2 इज डाइल्यूटेड विद वाटर एंड crystals of AlOH होल थ्राइस आर एडेड टू इट टू फर्दर प्रेसिपिटेट आउट AlOH होल थ्राइस को और पूरा सोल्यूशन से निकाल के वो सीड में जमा करने के लिए, ताकि जितना हो सके हम लोग AlOH होल थ्राइस को एक साथ सोल्यूशन से निकाल सके इजीली। दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड सीडिंग। आफ्टर एजिटेशन, तो सोल्यूशन को थोड़ा सा हिलाएंगे, स्टर करेंगे, थोड़ा सा चम्मच से कुछ ये करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा कि वो AlOH होल थ्राइस जो है वो सारा का सारा वो सीड में जमा हो जाएगा। फिर हम लोग उसको एक बार में फिल्टर कर लेंगे और उसको सुखा देंगे। अब हम लोग को वापस प्योर अलुमिना यानी कि Al2O3, Al2O3 को अलुमिना भी बोलते हैं, तो प्योर अलुमिना हमको चाहिए, तो AlOH होल थ्राइस को हम लोग हीट करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। तो Al2O3 बचेगा, वाटर बचेगा, ठीक है, Al2O3 बचेगा, वाटर बचेगा। प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इग्नाइटेड मतलब उसमें हम लोग चलाते हैं उसको टू गिव प्योर अलुमिना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाओ, हॉल-हेरॉल्ड्स प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, हॉल-हेरॉल्ड्स प्रोसेस। तो वो जो Al2O3 अब हम लोग को बना, बिना वो, एक तो उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, दूसरा जो उसमें टू वाटर मॉलिक्यूल्स करके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो भी हट गया। तो अब हम लोग के पास प्योर अलुमिना यानी कि Al2O3 है, हम लोग उसको मेल्ट करेंगे और उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है जो है उसको बोलते हैं हॉल-हेरॉल्ड्स प्रोसेस। तो एक है बेयर्स प्रोसेस और एक है हॉल-हेरॉल्ड्स प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Al2O3 हम लोग लेंगे, लिखा हुआ है फ्यूज्ड अलुमिना, उसके साथ साथ क्रायोलाइट लेंगे 3 पार्ट्स, फ्लोरस्पार लेंगे 1 पार्ट फ्यूज्ड अलुमिना, 3 पार्ट्स क्रायोलाइट और 1 पार्ट फ्लोरस्पार, ये तीनों हम लोग एक साथ लेंगे। Al2O3 के साथ साथ हम लोग जानबूझ करके क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार बोल के 2 चीज भी ऐड कर रहे हैं, नहीं तो फिर Al2O3 जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है Na3AlF6, ठीक है, फ्लोरस्पार का फॉर्मूला है CaF2, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर स्टील टैंक विद कार्बन लाइनिंग, यानी कि रेक्टेंगुलर टैंक है, स्टील से बना हुआ है लेकिन कार्बन का लाइनिंग है अंदर में, पूरा कार्बन जो है बॉर्डर में अटैच्ड है। कैथोड जो है वो वही कार्बन लाइनिंग है, इस केस में जो कैथोड है वो कार्बन लाइनिंग ही है, ठीक है।
कार्बन लाइनिंग जो है वो मतलब कार्बन का कौन सा फॉर्म है, गैस कार्बन। गैस कार्बन उसको बोलते हैं, वो है तो सॉलिड ही, नाम है गैस कार्बन। वो गैस कार्बन को हम लोग अटैच करके रखेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। उसके बाद एनोड में क्या लिखा हुआ है, थिक कार्बन रॉड्स। एनोड में भी कार्बन का ही रॉड्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन का कौन सा फॉर्म यूज होगा, ग्रेफाइट। ये जो कार्बन का अलग अलग फॉर्म्स है इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स, डायमंड अलग, ग्रेफाइट अलग, गैस कार्बन अलग, कोक अलग, चारकोल अलग। थिक कार्बन रॉड्स ग्रेफाइट अटैच टू कॉपर क्लैंप्स डिपिंग इनटू द फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो फ्यूज्ड यानी कि मोल्टेन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें वो डिप किया हुआ है एनोड, वो तो डायग्राम में दिख रहा है एनोड का जो रॉड्स है। टेम्परेचर 950 डिग्री सेल्सियस है, करंट याद रखने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन। आयोनाइजेशन किस तरह से होगा और दोनों इलेक्ट्रोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा। मेन जो आयोनाइजेशन होगा वो होगा तीनों सब्सटेंस का, Na3AlF6। तो Na3AlF6 कौन कौन सा आयंस में टूटेगा, Na+, Al3+ और F-, ठीक है। अब Na3AlF6 में 3 सोडियम है तो 3 Na+ आयन बनेगा, 1 एल्यूमिनियम आयन बनेगा 3+ का, और 6 तो फ्लोराइड है तो 6 F-। उसके बाद फ्लोरस्पार CaF2, ये टूटेगा किसमें, Ca2+ एंड 2 F-। उसके बाद अलुमिना Al2O3, ये भी वही टूटेगा, तो 2 एल्यूमिनियम है तो 2 Al3+, और ऑक्सीजन 3 है तो 3 O2- में टूटेगा। कैथोड में जब एल्यूमिनियम जाएगा, अब जो भी मेटल का आयन था, अगर तुम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस याद है तो कैथोड में जाएगा, तो Al3+ कैथोड में जब जाएगा, एक Al3+ को कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Al3+ जाएगा तो कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, और वो बन जाएगा न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम यानी एल्यूमिनियम मेटल, तो बन जाएगा 2Al, और वो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो जमा हो जाएगा कैथोड के ऊपर ही, ठीक है। और एनोड का क्या होगा, 3 ऑक्सीजन एटम जाएगा एनोड में, तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर के कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स वो लोग छोड़ देगा एनोड पे, ठीक है। तो 3 न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम बनेगा। अब ये 3 न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम जो बनेगा, नहीं हो रहा है, वो लो बैटरी दिखा रहा है, वो तो था 3 जो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम बनेगा, यहाँ पे उसका क्या होगा वो भी हम बता देते हैं। ऐसा हुआ, 3 ऑक्साइड आयन था, 3 ऑक्साइड आयन था, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 3 न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम बचा, राइट। इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। फिर से ये रिएक्शन होगा, क्योंकि 3 करके तो बहुत सारा आएगा ना, अभी 3 और 3 कितना है, 6 ऑक्सीजन एटम, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा फिर दोनों करके, ठीक है। इसीलिए वहां पे देखो 3 नेसेंट ऑक्सीजन फिर एरो करके 3O2 लिखा है, उसका राज ये है। जो कैटायन है उसमें Na+, Ca2+ और Al3+, ये तीनों कैटायन है, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, Al3+, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, ठीक है। वहां पे लिखा है Al3+ आयंस आर डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस टू Na+ एंड Ca2+ ड्यू टू इट्स लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि वो ज्यादा लोअर पोजीशन पे। कैथोड पे फिर हम लोग को क्या मिल रहा है, प्योर एल्यूमिनियम मेटल। एनोड पे ऑक्सीजन गैस जो जा रहा है, तो वो एनोड का जो कार्बन है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन होगा एनोड का, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जो ऑक्सीजन गैस एनोड पे जनरेट हो रहा है उसके साथ एनोड का जो कार्बन है वो रिएक्ट कर जाएगा, तो हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसेस एनोड पे मिलेगा। इसीलिए देखो एनोड पे लिखा हुआ है एट एनोड ऑक्सीजन गैस, और ब्रैकेट पे लिखा हुआ है CO एंड CO2। समझ में आया। नेक्स्ट पेज में आओ। नेक्स्ट पेज जो है वो मेटलर्जी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। जितना भी यहाँ से गिव रीजन आता है उसका पूरा जो है पूरा भंडार गोष्ठी जो भी बोल लो एक साथ इसी पेज में है, और दलाल का सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है, पूरा एक पेज में सिमटा दिया इसको। भले ही ठूसा है पर क्या होता है फिर ये फीलिंग आता है कि चलो ये एक पेज हो जाएगा तो काम हो जाएगा, छोटा छोटा ही। हाँ। और कौन सा क्या करता है, इसी का कहानी बनाता है। वंस अपॉन अ टाइम, पहला वाला फ्यूज्ड अलुमिना Al2O3 इज इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस्ड टू अलुमिनियम। तो Al2O3 को मेल्ट करके मतलब गला करके हम लोग अलुमिनियम में यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, उससे ऑक्सीजन छीन रहे हैं। तो क्योंकि Al2O3 से ऑक्सीजन छीन करके वो अलुमिनियम बनेगा,
और ऑक्सीजन छीनने का प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, इसलिए वहां पे लिखा है रिड्यूस टू एल्यूमिनियम। Al2O3 इज अ हाईली स्टेबल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन, हेंस Al2O3 कैन बी रिड्यूस टू एल्यूमिनियम। तो Al2O3 को एल्यूमिनियम में बिल्कुल रिड्यूस किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिकली ओनली, ठीक है, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से ही, क्योंकि और कोई मेटल ऐसा नहीं है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन पाएगा। इवन जो एल्यूमिनियम से जो हायर मेटल्स है एक्टिविटी सीरीज में, वो भी ये काम नहीं कर पाएगा, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को नहीं छीन पाएगा, बिकॉज ऑल्दो वो लोग एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिकली ओनली एंड नॉट बाय रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब और कोई आकर के ऑक्सीजन इसमें से छीन करके एल्यूमिनियम को अकेला छोड़ देगा, वैसा काम नहीं होगा। डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ अलुमिना, फ्यूज्ड अलुमिना मतलब मेल्टेड अलुमिना यानी मेल्टेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑलमोस्ट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऑलमोस्ट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 2050 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट सच हाई टेम्परेचर, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर में क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 एंड मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट इन द मोल्टेन स्टेट एट दैट टेम्परेचर। 2050 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तक अगर जाना पड़ा तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वेस्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि हीटिंग जो है वो इलेक्ट्रिकली होता है, जैसे वो इंडक्शन में नहीं होता है, इंडक्शन कुकटॉप में तो हीटिंग इलेक्ट्रिकली होता है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगा, ठीक है, वो हम लोग को नहीं चलेगा। टू लिबरेट एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 एंड मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट, और फिर वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट 2050 है, तो 2050 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब कि 2050 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग को मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा Al2O3 को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में वो अगर नहीं रहेगा तो उसे फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके एल्यूमिनियम नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया? तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होगा, एक तो 2050 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में। इसीलिए Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए, इसके लिए हम लोग क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ऐड करते हैं, ठीक है। वो आएगा नेक्स्ट उसमें। बी में लिखा है द लिबरेटेड एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम का जो मेटल है उसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट है 660 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 2050 में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो जो एल्यूमिनियम मेटल बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, वो भी हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस फॉर्म में होकर वो भी उड़ जाए, ठीक है। तो इतना सब किया, इतना खर्चा किया, फिर जो एल्यूमिनियम मेटल बना वो गैस बन के उड़ गया तो जो फैक्ट्री का मालिक होगा वो ऐसे हाथ धर के बैठ जाएगा, हाँ, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, सब लेनदार लोग उसको घेर लेगा। तो इट may tend to volatilize out मतलब गैस बन के उड़ जाएगा एंड गेट वेस्टेड। तो इसीलिए जो फ्यूजन टेम्परेचर को अंडरलाइन करके लिखो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन टेम्परेचर का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। हेंस द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर हैज टू बी लोअर्ड, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने का जरूरत है। इसीलिए नेक्स्ट जो नंबर 3 में लिखा है फ्यूज्ड क्रायोलाइट Na3AlF6 and fluorspar CaF2 is added to the electrolytic mixture. हो रहा है ना recording? Addition of mainly cryolite in a higher ratio and fluorspar lowers the fusion point of the mixture, that is the mixture melts around 950 degree Celsius. इस बार ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा कि मिक्सचर जो है वो 950 में मेल्ट कर जाएगा इंस्टेड ऑफ 2050. Addition of cryolite enhances the conductivity of the mixture since pure alumina is almost a non-conductor of electricity. Addition of cryolite enhances the conductivity of the mixture. तो क्रायोलाइट क्या करता है कि जो मिक्सचर है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, इसका और कैपेबिलिटी बढ़ा देता है, इसलिए वहां पे लिखा है एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एनहांसेस मतलब इंप्रूव्स द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर में और ज्यादा आयंस, मिक्सचर का मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा टूटे और ज्यादा आयंस बनाए। जितना ज्यादा आयंस मिक्सचर में बनेगा उतना इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, उतना ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। सेकंड पार्ट कौन सा है? ये पॉइंट एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एंड अच्छा, मेरा वो थर्ड पॉइंट है मोबिलिटी। एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एनहांसेस द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। सिंस प्योर अलुमिना इज ऑलमोस्ट अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एकदम प्योर अलुमिना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू नहीं कंडक्ट करता है, तो इसलिए ये क्रायोलाइट फ्लोरस्पार ऐड करने से वो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू फिर कंडक्ट करने लग जाता है। एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार एनहांसेस द मोबिलिटी ऑफ द फ्यूज मिक्सचर। मोबिलिटी ऑफ द फ्यूज मिक्सचर का मतलब है कि आयंस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इजीली मूव कर पाए मिक्सचर में। आयंस इजीली मूव कर पाएगा मिक्सचर में इधर से उधर,
तभी तो आयंस कैथोड में और एनोड में जाएगा और तभी इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब यहाँ पे मोशन ऑफ आयंस। ठीक है, ये लिखना है तो लिखना, मोबिलिटी का मतलब है मोशन ऑफ आयंस। Addition of cryolite and fluorspar enhances the mobility of the fused mixture by acting as a solvent for the electrolytic mixture. Cryolite और fluorspar अपने अंदर अलुमिना को डिसॉल्व कर लेते हैं, उसको और ज़्यादा तोड़ देते हैं आयंस में। जैसा कि हम बोले, जितना ज़्यादा आयंस बनेगा उतना ज़्यादा उन लोगों का मूव करना भी ईजी रहेगा, पूरा एक साथ मूव करेगा बहुत सारा आयंस इधर से उधर, तो इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से होगा। तो आयंस का मोशन भी ये बढ़ाता है। Thus cryolite in the molten state of subdivision डिजॉल्व अल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्रायोलाइट अल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिजॉल्व करके रखता है अपने अंदर, डिजॉल्व करके रखता है मतलब बेसिकली उसको तोड़ देता है आयंस में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्यूमिनियम ऑक्साइड को उसके आयंस में तोड़ने का काम क्रायोलाइट करता है, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। द कंपाउंड्स इन द इलेक्ट्रोलाइट आर thus Al2O3 and Na3AlF6 and CaF2. Charles Hall in 1886 thus resolved the difficulties faced during electrolytic reduction of alumina with the addition of cryolite and fluorspar. तो जो डिफिकल्टीज पहले हो रहा था अलुमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, वो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार को ऐड करने की वजह से हट गया, खत्म हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हेंस बिकेम सिंपलर एंड कॉन्सिक्वेंटली चीपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो अब सिंपल भी हो गया ज़्यादा, और ज़्यादा चीपर भी हो गया। चीपर तो सीधा सीधा इसीलिए हो गया क्योंकि हमको 2050 तक ले जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ता टेम्परेचर को। अब इन दोनों के एडिशन के बाद खाली 950 तक ले जाने से हो जाता है। ठीक है, A layer of powdered coke is sprinkled over the electrolytic mixture undergoing electrolytic reduction. तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वहाँ पे पाउडर्ड कोक यानी कि कार्बन का पार्टिकल्स को चूरा चूरा करके वहाँ पे पूरा स्प्रे कर दिया जाता है उसके ऊपर। ऐसा क्यों किया जाता है? द लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन एयर। क्योंकि टेम्परेचर 950 है तो कार्बन का जो एनोड्स है वो सीधा हो सकता है एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न कर जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए कार्बन का पार्टिकल्स को, कोक कार्बन का एक एलोट्रोप है, प्योर कार्बन का पार्टिकल्स को पाउडर करके उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और पूरे मिक्सचर के ऊपर, ताकि रिएक्शन हो तो उसके साथ हो, कार्बन का इलेक्ट्रोड्स के साथ ना हो, एयर का ऑक्सीजन का। ठीक है, एट द पॉइंट वेयर दे इमर्ज फ्रॉम द बाथ, एट द पॉइंट वेयर दे इमर्ज फ्रॉम द बाथ यानी कि जहाँ पे डिप किया हुआ है, ये है बाथ, ये है बाथ से जैसे ही निकलते हैं कार्बन के इलेक्ट्रोड्स तो एयर के साथ कांटेक्ट में है, तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कहीं इन लोग का एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो जाए। ठीक है, ये पाउडर कोक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन एक्चुअली ये पूरा ही पेज। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेस हीट लॉस बाय रेडिएशन। तो हीट लॉस को भी कम करता है, यानी कि हीट बाहर चला जाए, ठीक है, बाहर रेडिएट आउट हो जाए, उसको भी कम करता है पूरे सिस्टम से। क्योंकि इस सिस्टम को हीट पे ले जाने, इतना हीट या इतना टेम्परेचर पे ले जाने के लिए हम लोग को काफ़ी एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। 5. द ग्राफाइट दैट इज कार्बन एनोड्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। कार्बन का जो एनोड है उसको बार बार रिप्लेस किया जाता है। कार्बन का एनोड एक बार खत्म हो गया, फिर दूसरी तीसरी बार 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 उसको रिप्लेस किया जाता है। क्यों? द ऑक्सीजन इवॉल्व एट द एनोड, क्योंकि जो ऑक्सीजन एनोड में बन रहा है वो तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है उसका कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, एस्केप्स एज अ गैस और रिएक्ट्स विद द कार्बन एनोड। द कार्बन एनोड इज दस ऑक्सीडाइज्ड। इस वजह से क्या है, एनोड में जो कार्बन का पार्टिकल्स है वो ऑक्सीडाइज होकर के या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनके फिर उड़ जा रहा है। तो कार्बन का जो एनोड है वो बहुत ही पतला होते जाएगा, फिर खत्म होने लग जाएगा। तो इसलिए उसको हटा के फिर नया इलेक्ट्रोड लगाते जाएंगे हम लोग जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। द कार्बन एनोड इज दस ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड विच आइदर बर्न्स गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एनोड कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, फिर या तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है या फिर वो खुद और ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द कार्बन एनोड इज हेंस कंज्यूम्ड। तो कार्बन एनोड जो है वो खत्म हो जाता है पूरा, एंड रिन्यूड पीरियडिकली, बार बार उसको रिन्यू कर देते हैं वहाँ पे फिर से अटैच करके आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ यूसेज। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ alumina is a continuous process. ये लास्ट वाला, प्योर aluminium is produced at the cathode and being heavier than the electrolyte settles down. तो प्योर aluminium यहाँ पे कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे प्योर aluminium मेटल प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो aluminium मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इसलिए रहेगा बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट जो एल्यूमिनियम का वो 660 है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर 950 है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसलिए वो नीचे सेटल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा भारी है, नीचे सेटल हो जाएगा और फिर उसको एक आउटलेट से हटा देंगे। इट इज़ पीरियडिकली रिमूव्ड थ्रू द आउटलेट और टैप होल एट द बेस। यहाँ पे देखोगे कि ये जो है ये मोल्टन एल्यूमिनियम नीचे जमा है डायग्राम में और उसको एक टैप होल से, एक नल से उसको हटा दिया जा रहा है, ठीक है। अरेंजमेंट फॉर नोइंग द कॉन्सेंट्रेशन, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al2O3 फॉल्स बिलो अ सर्टेन मिनिमम। तो Al2O3 जो है वो
टूटता जा रहा है और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन उससे प्रोड्यूस होते जा रहा है, तो Al2O3 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में कम होते जाएगा। बहुत ज़्यादा कम हो जाने पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना मुश्किल हो जाएगा थ्रू द मिक्सचर, तो मिक्सचर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और इससे क्या होता है कि यहाँ पे कंट्रोल लैंप बोल के एक है, वो उसका ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो ये कंट्रोल लैंप जब ऑन हो जाएगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को मिक्सचर में और एल्यूमिना डालने का जरूरत है। ठीक है, at this moment more alumina is added and the process continues. The aluminum obtained is almost 99.5% pure and can be further purified by a process called Hoops process. इसके बाद सीधा आ जाओ लास्ट पेज जो है एलॉय, लास्ट या सेकेंड लास्ट पेज पे एलॉय है। एलॉय में कौन कौन सा था देखना पड़ेगा।